मौजूदा दौर साइंसी दौर है जिसमें ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में साइंस अपनी तमाम तर तरक्कियात और इंकशाफात के साथ जलवागर है। देखा जाए तो हर साइंसी ईजाद के पीछे किसी साइंसदान का दिमाग कारफरमा होता है जो अपने गर्दोपेश में फैले हुए बेशुमार पेचीदगियों को अपने तौर पर हल करने की कोशिश करता है और इस कोशिश के दौरान वो ऐसी अजीब व गरीब और दिलचस्प मुफीद मालूमात भी फराहम करता है जो बाद में आम लोगों को साइंस के नुकात और हक़ायक़ समझने में मदद देती हैं। हमारे मुल्क ने भी साइंस के मैदान में ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन्होंने अपने तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में हमारे लिए तरक्की और फलाह बहबूद की राहें हमवार की हैं। खुशामदीद ख़वातीन के इस एपिसोड में आपकी मुलाकात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तजर्बागाह इंस्टीट्यूट ऑफ साइटोलॉजी एंड प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी की खातून साइंसदान डॉक्टर मौसमी भारद्वाज से होगी। डॉक्टर मौसमी भारद्वाज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री शोबे की सरबराह हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ साइटोलॉजी एंड प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी की नायब सदर भी। मैं एमएससी किया इन बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। उसके आगे मैं पीएचडी किया बट काम किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी CSIR इंस्टीट्यूट इन जादवपुर में, बट मुझे डिग्री मिला जादवपुर यूनिवर्सिटी से इन 1993। उसके आगे मैं यूएस चले गई, उधर मैं पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप किया वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो यूनिवर्सिटी में। उसके आगे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको में मैं रिसर्च एसोसिएट, उसके आगे मैं फैकल्टी भी थी। उधर मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर काम किए थे। हंटा वायरस की तशख़ीस में आप कैसे शामिल थीं? एक्चुअली उधर 1993 में एक मिस्टीरियस डिजीज़ का आउटब्रेक हुए थे। वो डिजीज़ का पता नहीं चला किससे वो डिजीज़ आ रहा है, लेकिन मॉर्टेलिटी था 60%। फाइनली मैं वो ग्रुप में ज्वाइन किया। देन हमारा ग्रुप ये वायरस का आइडेंटिफाई किया which is a सिनोम्ब्रे हंटा वायरस। हम लोग उसका DNA बेस्ड वैक्सीन भी बनाए। हम लोग का एक काम बहुत सारे पेपर में, जर्नल में मैं 1990 में इंस्टीट्यूट ऑफ साइटोलॉजी एंड प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी ज्वाइन किया। मेरा एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज करके ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कि सर्वाइकल कैंसर का मेजर कॉजेटिव एजेंट है उसका वैक्सीन बनाना। हम लोग वो प्रोग्राम इनिशिएट किया। हमारा वैक्सीन होगा HPV का भारतीय स्ट्रेन के ऊपर बेस करके, ये DNA बेस्ड होगा। उसके आगे ये वैक्सीन का दोनों तरीका का प्रॉपर्टी रहेगा, जो है काइमेरिक टाइप, प्रोफाइलैक्टिव मीन्स जो प्रिवेंट करेगी, और थेराप्यूटिक टाइप मीन्स जिसका इन्फेक्शन हो चुका है उसको भी क्योर करेंगे। ये प्रोग्राम हम लोग इनिशिएट।
मेजर इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट्स हम लोग स्क्रीन कर रहा हूँ। उसके आगे हम लोग एक मेजर वेरिएंट मिला जिसको हम लोग वैक्सीन कंस्ट्रक्ट के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ये वैक्सीन कंस्ट्रक्ट हम लोग एनिमल मॉडल में टेस्ट करेंगे। उसके आगे ये जाएगा क्लिनिकल ट्रायल में। तुम्हारे दम से परोसा है सब में इल्म हुनर, सब में इल्म हुनर। तुम्हारे दम से परोसा है सब में इल्म हुनर। कहते हैं हर 2 मिनटों में सर्वाइकल कैंसर एक औरत की मौत का सबब बनती है। हिंदुस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है? इंडिया में एपिडेमियोलॉजिकल डेटा इस बोल रहा है कि 1,30,000 वार्षिक डिजीज़ का है। उसके आगे 70 से 70 to 75,000 एनुअल डेथ है। तो ये है भारतीय महिला के लिए एक खतरनाक डिजीज़ है, क्योंकि ये आप लाइक 50% यू कैन थिंक अबाउट इज डेवलपिंग दिस एंड 50%, क्योंकि 1,30,000 का ऊपर है जो आपका सर्विकल कैंसर का इंसिडेंस है रिकॉर्ड, लेकिन 70 to 75,000 डेथ हो रहा है। बाकी को ट्रीटमेंट से बचा रहा है क्योंकि थोड़ा अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का एक विशेषता है, ये बहुत बरस तक ये प्रोग्रेस चलता रहता है, 10 to 15 ईयर्स। तो जो लोग अर्ली जाते हैं, कुछ क्लिनिकल सिम्टम है, कुछ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो अर्ली पता चलता है। नहीं तो जब एंड स्टेज में जाता है तब और कुछ करने के लिए नहीं रह जाता है। इस बीमारी की अलामतें क्या हैं? मेनली इसमें ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग, ईचिंग, दिस इज अ वेरी कॉमन सिम्टम्स। ये डॉक्टर इंदु कोहार मिश्रा हैं, जो डॉक्टर मौसमी भारद्वाज की शरीके-कार हैं। जैसा कि हम सबको पता है, गर्भाशय मुख का कैंसर, जिसे कि यूट्राइन सर्विकल कैंसर कहा जाता है, सर्वाइकल कैंसर हमारे देश की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 70,000 औरतें हर वर्ष मरती हैं। यह बीमारी एक वायरस के इन्फेक्शन से होती है, जिसको हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलते हैं। लगभग 70 से 90% औरतों में इस वायरस का इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है, लेकिन बचे हुए 10 से 30% महिलाओं में ये इन्फेक्शन रहता है, और इस इन्फेक्शन का ज़्यादा देर तक परसिस्ट होने की वजह से ये कैंसर में डेवलप हो जाता है। तो इसका एक मेजर कारण है कि हमारी इम्यून रिस्पॉन्स इफ़ेक्टिव नहीं है। और इम्यून रिस्पॉन्स किसकी वजह से होता है? कुछ जीन्स जो इसमें बहुत ही मजबूती से काम करते हैं, जिसमें से एक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा जीन है, जिसमें एक ऐसा चेंज पाया गया है जिसकी वजह से यह इन्फेक्शन का लिंक मिला है कैंसर ऑफ यूट्राइन सर्विक्स के लिए। ये कैंसर कहाँ होता है? कि ये कैसे हो रहा है, इन्फेक्शन कहाँ होता है? यूट्रस का जो मुंह होता है ना, उस मुंह का कैंसर, जो यूट्रस जिस ट्यूब के अंदर बच्चादानी वहाँ है जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होता है, फीटस इम्प्लांट होता है और ग्रो होता है, वो यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग, जिसे एंडोमेट्रियल वॉल कहते हैं, वहाँ पे प्लेसेंटा बनता है, उसके साथ फीटस अटैच हो जाता है। वहीं से उसका मदर और फीटस का सर्कुलेशन के थ्रू एक दूसरे का वो है। बच्चादानी जहाँ ख़त्म होके जिस ट्यूब में इट इज़ ओपनिंग, उसको हम कहते हैं दिस सर्विक्स के अंदर इन्फेक्शन कर। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर एक वायरस के इन्फेक्शन के वजह से होता है, जो कि सर्विक्स के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन है जहाँ पे वो इन्फेक्ट करता है, और ये कैंसर का एक मेजर कारण है। आपका ये मुताला कहाँ काम आ सकता है?
मेरा काम एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकता है जिसकी वजह से हर एक इंडिविजुअल का एक जेनेटिक प्रोफाइलिंग किया जाएगा। उस जेनेटिक प्रोफाइलिंग से हमें ये पता चलेगा कि उसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स में ऐसा पर्टिकुलर म्यूटेशंस हैं जिसकी वजह से वो प्रोन हो सकता है वो डिज़ीज़ डेवलप करने में या नहीं, और अकॉर्डिंगली उसको वैसे ड्रग्स या वैसा उसका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। इसको कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन। इस कैंसर की वजह से क्या कुछ और भी हो सकता है? बच्चादानी का कैंसर, ओके, उधर जो सेल्स लेयर है उसमें एक कैंसर शुरू होता है, तो बाद में क्या है बहुत लेट में पता चले तो वो साइड में तो है, वो भी दूसरा ऑर्गन में भी फैल जाता है। इसके रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लोग इसके लिए एक डिजीज़ का एक कैंसर एक वायरस से बनता है। हम लोग वो वायरस का एगेंस्ट में एक वैक्सीन बना रहा है। अभी हम लोग भारतीय स्ट्रेन के ऊपर हम लोग बना रहा है। हम लोग उसका जो मेजर वेरिएंट है वो स्क्रीनिंग स्टेज में हम लोग हूँ। इस बीमारी को क्या पहले से नहीं रोका जा सकता? ये बीमारी पहले से स्क्रीन करे तो रूटीन स्क्रीन करे, एक बार ईयर में एक बार, देन इसको पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वायरस का इन्फेक्शन से कैंसर बनने के लिए 10 से 15 साल लगता है। इसीलिए पहले से स्क्रीनिंग चलता रहता है तो अर्ली स्टेज में इसको रुक सकते हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में जो हम लोग रूटीनली क्लिनिक में जाते नहीं हैं स्क्रीन करने के लिए, इसीलिए अभी तक इंडिया इसके आगे जो और डेवलपिंग कंट्रीज है उसके लिए ये उधर का वुमेन के लिए ये मेजर प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान के अलावा ये बीमारी और किन किन मुल्कों में देखी जाती है? Thailand, then you see the South Asian China, and Japan is not that much, Korea and Malaysia. इसके लिए तहकीकी काम कहाँ हो रहा है? ज़्यादा रिसर्च हो रहा है इंडिया में, देन थाईलैंड में भी हो रहा है। अगर हिंदुस्तान में तहकीकी काम हो रहा है तो फिर थाईलैंड में भी ऐसी तहकीक की ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, लेकिन उसका भी खुद का भी कुछ तो उधर स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? स्क्रीनिंग इज़ द बेसिक थिंग। स्क्रीनिंग नीड टू बी देयर। You need to know the prevalence of this viral infection in each country. औरतों में सर्वाइकल कैंसर की बीमारी में इलाकाई बंदिशें देखी गई हैं। मसलन चेन्नई में ये बीमारी ज़्यादा होती है और जम्मू कश्मीर में कम होती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? रिलीजियन भी एक इसका रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जो मेल का सर्कमसिशन होते हैं मुस्लिम के अंदर, वो ए वायरस ट्रांसमिशन के लिए प्रिवेंटेबल है, बट जो अदर रिलीजियन है उसमें ज़्यादा ट्रांसमिशन होता है। क्योंकि हमारा जो स्टडी है HPV स्टडी ओवरऑल इंडिया ऑल रीजन के ऊपर, उसमें दिखाया जे जम्मू एंड कश्मीर में HPV प्रिवेलेंस इज लेस। लोगों में इस बीमारी से बचने के लिए बेदारी पैदा हो, इस सिम्त में आपने क्या पहल की है? आपने क्या कदम उठाए हैं? हम लोग अवेयरनेस के लिए हम लोग 1 पेज एक क्वेश्चनर बनाया। उसके आगे हम लोग उसका एक बैकग्राउंड भी दे दिया, जो सर्वाइकल कैंसर क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन क्या है, उसके आगे क्या क्या हम लोग का करना चाहिए था जो ये इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं है, जैसे हमारा रूटीन रेगुलर लाइफस्टाइल कैसे इसके लिए चेंज करना चाहिए। उसके आगे हम लोग एक बैकग्राउंड देने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन पूछा क्योंकि
देन ए हिसाब से वो जो बैकग्राउंड पढ़ेंगे उससे पता भी चले जाएगा, उसके आगे इसको क्वेश्चन को आंसर भी करेंगे। तो ये पर्पस दो हिसाब से सफाइस करेंगे। एक है अवेयर भी कर देंगे, जे हम लोग को क्लिनिक में जाना है उसको स्क्रीन पहले से कराएंगे तो ये बीमारी हम लोग रुक सकते हैं। और उसके आगे इसके आगे कुछ और दवाइयाँ भी आ जाए, जैसे वैक्सीन मार्केट में वो लेना कितना इम्पोर्टेंट है वो भी उसका जानकारी में आ जाएंगे। दिखाई तुमने नई मंजिलों की राह गुज़र, दिखाई तुमने नई मंजिलों की राह गुज़र, खुशामदीद क्या इसके लिए कोई वैक्सीन भी बनाने की कोशिश की जा रही है? हम लोग हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइटोलॉजी और प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में हम लोग जो वैक्सीन बना रहा है वो वैक्सीन स्ट्रेटजी अलग है, क्योंकि ये है डीएनए बेस्ड वैक्सीन। ये है मच मोर सिंपल। इसके लिए स्टोरेज और उसको ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ठंडा गाड़ी चाहिए नहीं, कोई रेफ्रिजरेटर चाहिए नहीं, इसीलिए उसका दाम भी सस्ता हो जाएगा। जो वैक्सीन अभी मार्केट में आने वाला है उसको कंपेयर में ये 5 भाग दाम कम होगा। उसके आगे क्या है, ये बहुत दूर दूर तक भारत का कोने कोने में पहुंचना के लिए, बिकॉज ये है गरीब लोगों का डिजीज़, इसीलिए ये है बहुत सस्ता भी होगा और पहुंचने के लिए कोई स्पेशल गाड़ी व रेफ्रिजरेटर भी स्टोर करने के लिए नहीं चाहिए। बैरून मुल्क जो वैक्सीन बनाए जाते हैं उनके इस्तेमाल में क्या कबाहत है? हम उन्हें क्यों नहीं इस्तेमाल करते? एक्चुअली जो वैक्सीन अवेलेबल होगा जो बाहर का कंपनी बनाया वो 3 का 1 डोज होता है, 3 इंजेक्शन से 1 डोज होता है। उसको लेने के लिए 15,000 चाहिए, जो हमारा इंडिया के तरफ से ये सब के लिए ये सही नहीं है। ये जो कंपनी अभी जो मार्केट में आ रहा है वो लेना है फर्स्ट इंजेक्शन, उसके आगे 2 महीना के बाद सेकेंड इंजेक्शन लेना है, उसके आगे 6 मंथ में थर्ड इंजेक्शन लेना है। अभी तक वो 5 साल तक उसका वैक्सीन का जो एंटीबॉडी टाइटर बोलते हैं तब तक वो चेक किया, क्योंकि ये 10 से 15 साल लगता है होने के लिए, लेकिन अभी तक वेट करना है जो ये वैक्सीन टाइटर वो तक रहेगा कि नहीं, लेकिन 5 साल तक ये रहता है। तुम्हारे दम से परोसा है शम्मे इल्म ओ हुनर, शम्मे इल्म ओ हुनर, तुम्हारे दम से परोसा है शम्मे इल्म ओ हुनर, खुशामदीद सर्विकल कैंसर मैं उसको एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ। इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन का ज़रूरत है, लेकिन 70 to 90% औरतें वो वायरस को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन 10 to 30% वुमेन उसका क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्लियर मीन्स वो सिस्टम से निकल जाते हैं, मीन्स हम लोग वायरस का टेस्ट करते हैं, टेस्ट में वो नेगेटिव निकलते हैं। पहले वो पॉजिटिव था लेकिन बाद में वो नेगेटिव निकल गया, क्योंकि उसका जो सिस्टम में जो इम्यून सिस्टम है उसको रेजिस्ट करते हैं, इसके आगे वायरस को सिस्टम से निकलते हैं। लेकिन 10 to 30% वुमेन वो लोग इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। तभी आता है होस्ट जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्वमेंट। ये एस्पेक्ट में मेरा लैब में काम हो रहा है। SNP जैसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, उसको हम लोग मार्कर लेके इन्वेस्टिगेट कर रहा है जे साइटोकाइंस और HLA का इसमें कोई रोल है कि नहीं। एंड हम लोग दिखाया जे
एक पर्टिकुलर SNP which is -308 ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा का प्रोमोटर रीजन में है। कोई औरतें के अंदर ये SNP है तो वो 3.5 टाइम्स more vulnerable, means they having more chance to develop this cervical cancer, क्योंकि वो लोग HPV को निकाल नहीं सकते हैं सिस्टम से। ये पेपर हम लोग रिसेंटली सेलुलर ऑन्कोलॉजी में पब्लिश किया। हम लोग और भी देख रहे हैं जे मदर HPV इन्फेक्शन है तो चाइल्ड बर्थ के बाद वो बेबी के अंदर भी HPV वो ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं, इसीलिए भी हमारा एक स्टडी चल रहा है। वो उसके आगे ही पता चलेगा जो मदर से बेबी में HPV इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। फ़र्ज़ करिए कोई लड़की आपके हल्का तहक़ीक़ में काम करना चाहे तो उसे कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए उसको, क्या MBBS करना चाहिए? MBBS होना ही ज़रूरी नहीं है। MBBS होने के बाद भी MBBS नहीं भी हो जाए तो भी जनरल लाइन में पढ़ के साइंस करना, जनरल लाइन में साइंस हम लोग बोल रहे हैं जे हाँ BSc हम लोग केमिस्ट्री में किया, मैं केमिस्ट्री में BSc किया, उसके आगे MSc बायोकेमिस्ट्री, उसके आगे बायोमेडिकल साइंस जो बायोकेमिस्ट्री में मैं PhD करके बाहर गया, क्योंकि ये लाइन में ज़्यादा रिसर्च का स्कोप है, क्योंकि जिसमें रिसर्च का स्कोप है उसमें कुछ नया चीज़ निकल सकते हैं। जो प्योर सब्जेक्ट है उसके आगे कुछ नया चीज़ निकलना थोड़ा प्रॉब्लम है। तो बायोमेडिकल साइंस में रिसर्च अभी भी फ्लरिश हो रहा है। तुम्हारे नक्शे कदम से मिलेगा आज़मे सफर, तुम्हारे नक्शे कदम से मिलेगा आज़मे सफर, खुशामदीद आपको कब सबसे ज़्यादा मसरत हासिल हुई? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं वो US टीम का पार्ट में थी जो हंटा वायरस का मिस्ट्री निकालने के लिए ज़्यादा कोशिश किया, एंड उसके आगे उसका वैक्सीन और एनिमल मॉडल भी बनाया था। और उसके आगे तीसरा काम जो था वो इम्यूनोथेरापी का काम, जो पर्सन सरवाइव किया था उसका सीरम कैन बी यूटिलाइज्ड, तो एक्यूट इल हंटा वायरस पेशेंट के, एंड उसमें उसका सर्वाइवल रेट अच्छा हुआ। तो ये जो काम है बहुत ही अप्लाइड काम था, एंड इसीलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। उसके आगे इंडिया में आने के बाद मैं जो इधर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व हूँ, जिसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है इंडियन वुमेन के ऊपर। ये भी मेरा एक मेजर गोल है इसको सक्सेस करने के लिए। तुम्हारा शौक तजस्सुस है काबिल तहसीन, खुशामदीद आपके तालिब इल्म के ज़माने में जो लड़कियां आपके साथ थीं, अब वो कहाँ हैं? कुछ लड़की के साथ मुझे अभी भी थोड़ा कांटेक्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो लोग आइदर वो लोग टीचिंग में कंसंट्रेट किया, इतना रिसर्च के एक्सपीरियंस नहीं मिला, इतना एक्सपोजर नहीं मिला, इसीलिए ये लोग ज़्यादा नेशनल लेवल में रिसर्च का स्कोप नहीं है। वो हिसाब से टीचिंग और कोई रेगुलर ऑफिस का काम में बिजी हैं। आपके ख़याल में क्या आम तौर पर ख़वातीन ये महसूस करती हैं कि वो इस बात की अहल ही नहीं है कि वो कोई जोखम, कोई बड़ा काम या कोई बड़ा चैलेंज कबूल कर सकें? I find it disappointing मुझे when अफसोस होता है जब औरतें कभी कभी, और मैं बजाते खुद
एक औरत के तौर पर ये कह रही हूँ कि मैं ये महसूस करती हूँ कि उन्हें ये लगता है कि उनके सामने कोई जोखिम नहीं है। उन्हें हमेशा मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक औरत एक मर्द की बनिस्बत ज्यादा ज़ब्त का मादा रखती है। वो एक नई जिंदगी की बानी होती है और जिंदगी को कायम रखने की कुव्वत रखती है, और उसमें वो सब कुछ होता है जो बड़े से बड़े जोखिम को बखूबी कबूल कर सके और कामयाब हो सके। आपके ख्वाब क्या हैं? सर्वाइकल कैंसर का रिसर्च के बारे में ये इंस्टीट्यूट तो नंबर 1 है नेशनल लेवल में, लेकिन वैक्सीन का जो काम हो रहा है हमारा इंस्टीट्यूट छोड़ के भी 2-3 जगह में और भी काम हो रहा है, लेकिन मेजर वर्क हमारा नेशनल लेवल में इधर ही हो रहा है, इन हमारा इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट ऑफ साइटोलॉजी में। मेरा जो ड्रीम था, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी मैं अब्रॉड में एक्सपर्टीज लेके ये देश में आ गए भारत में, उसको अप्रोप्रिएट यूटिलाइज करके भारत का जनता में उसको पहुँचाने के लिए। तो अभी तक तो मुझे वो पोजीशन मिला, वो अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन मेरा आगे है उसको सक्सेसफुली वो अचीव करना। आपके बचपन की कोई बात जिसका ख्याल करके आपको आज ये लगता हो कि तब जो भी हुआ था अच्छा ही हुआ था? एक घटना का तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। जे क्लास 12 एग्ज़ाम के बाद हमारा जो होता है जॉइंट एंट्रेंस, उसमें मैं इंजीनियरिंग में क्वालिफाइड किया था, वो भी आर्किटेक्चर में। एंड वेस्ट बंगाल में शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी नाम है, लेकिन हॉस्टल में रहना है, ये वजह से मैं कुछ दिन के लिए उधर रह के घर वापस आ गए। एंड केमिस्ट्री को सब्जेक्ट लेके मैं आगे गया, एंड देन मैं बायोमेडिकल रिसर्च में मेरा एंट्री हुआ। तो ये मेरा काफ़ी एक बिग ट्रांजिशन था, जिसको लिए मैं अभी भी मैं सोच रहा हूँ मे बी वो जो हुआ था वो अच्छा के लिए ही हुआ था। खुशामदीद खवातीन, खुशामदीद 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 खवातीन।